सब्जेक्टिव असाइनमेंट का CPT 38 जो एंथैल्पी पर बेस था। फिफ्थ क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था ये, यही है ना OF2 वाला, OF2 plus H2O plus giving O2 and 2HF। हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है +20 -250 एंड HF 270। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं था। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट, और ये O2 है एलिमेंटल स्टेट, इसकी डेल्टा HF क्या होगी 0। इसकी दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, कैलकुलेशन में एरर किया होगा। यहां से हमें डेल्टा H पता चल गया। क्वेश्चन में तुम्हें निकालना था स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा H विल बी डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, और क्वेश्चन में डेल्टा Ng क्या है, ये भी गैस है, इवन वाटर भी गैसियस स्टेट में दिया हुआ है। डेल्टा Ng विल बी 1 क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स हैं 3, रिएक्टेंट के मोल्स हैं 2। हो गया। अब R की वैल्यू क्या यूज करेंगे, किलो जूल में दे रखा है ये सारा, 8.3 इंटू 10⁻⁻3। हाँ पता चल गया। फिफ्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेवेंथ में था एस्टिमेट एवरेज SF बॉन्ड एंथैल्पी इन SF6। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है हमें। अब लिसन, SF6 गैसियस और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ओके। सबसे पहले हमें इस रिएक्शन में निकालना था बॉन्ड एनर्जी। SF6 में 6 SF बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF6 डिवाइडेड बाय 6 विल बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF बॉन्ड। तो हमारी टारगेट रिएक्शन क्या हुई, SF6 gaseous breaks to give sulfur gas and fluorine gas। इस रिएक्शन की डेल्टा H एक्चुअली SF6 की बॉन्ड एनर्जी होगी। अब हमें क्वेश्चन में इन तीनों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में सल्फर गैस इसकी दे रखी है 275, उसके बाद फ्लोरीन गैस इसकी दे रखी है 80 इंटू 6 माइनस SF6 की बॉन्ड एनर्जी जो दी हुई है, सॉरी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो दी हुई है -1100। तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन आया -18 माइनस नहीं प्लस 1855। अब इसको डिवाइड कर दो 6 से, तो एक SF की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। आ गया 7th क्वेश्चन। अगला 13th 12th 9th हो गया, ये शायद क्लास में भी करवाया था मैंने। 9th क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन 9th पूछा है। ये पिछली क्लास में मैंने करवाया था ना क्वेश्चन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, CC बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड C। ये वही क्वेश्चन है। तुम्हें डेल्टा HF दे रखा है मीथेन का, और तुम्हारी टारगेट रिएक्शन है मीथेन की बॉन्ड एनर्जी निकालना। और हमारे पास जो गिवन डाटा है डेल्टा HF का डाटा है, क्या है, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन गैस का बनना, ये इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। H2 से 2H का बनना, ये हो गई बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी दे रखी थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब इन तीनों इक्वेशन से पहली इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना चाहिए था हमें, फर्स्ट इक्वेशन को ऐड, सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड, थर्ड को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मीथेन ऑपोजिट साइड में चाहिए था हमें। यहां से हमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन मिल जाएगी, और जो बॉन्ड एनर्जी मीथेन की है डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड आ जाएगी। याद आ गया क्वेश्चन, तो ये 416 आती है।
उसके बाद हमें इथेन की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है. 2 कार्बन गैस, 6 हाइड्रोजन गैस. This is bond energy of ethane, which is actually the bond energy of CC single bond plus bond energy of CH bond multiply by 6. ये हम निकाल चुके हैं. तो हमें CC बॉन्ड की एनर्जी पता चल जाएगी अगर हमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ इथेन पता चल जाए. तो फिर से वही डाटा, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन गैस, H2 से 2H, और इथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी. अब इन तीनों इक्वेशन से पहली इक्वेशन बनानी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड कर देंगे. सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ऐड कर देंगे, और तीसरी इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे ताकि इथेन दूसरे साइड में चला जाए. तो तुम्हें मिल जाएगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ इथेन, और ये बॉन्ड एनर्जी आई थी 2829 विल बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC सिंगल बॉन्ड, और 6 CH बॉन्ड की जो एनर्जी है वो इसमें से माइनस कर देंगे. CH बॉन्ड की एनर्जी 416 निकाली थी हमने, अगर ये माइनस कर देंगे तो बची हुई बॉन्ड एनर्जी CC सिंगल बॉन्ड की आ जाएगी, और ये आई थी 331. ऐसे इथीन के केस में इथीन की बॉन्ड एनर्जी निकालो, उसमें एक डबल बॉन्ड है और बाकी सिंगल बॉन्ड है, CH बॉन्ड है. फर्स्ट वाले केस में इसमें बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना. एक सेकेंड, ये है ऐसे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C2H6 will be the bond energy of CC single bond plus bond energy of CH bond into 6. ये है, तो ये एनर्जी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव ही लिए हमने. 28 क्या थी, वहां नहीं लिखा था मैंने, इसको नेगेटिव किया था, माइनस किया था. ये देखो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C2H6 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इनटू 6, दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC सिंगल बॉन्ड. तो माइनस मैंने इसके लिए लगाया था. आ गया 9th क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या था, 13th 12th. हाँ 12th क्वेश्चन देखिए. एंथैल्पी ऑफ, बाकी भी सुन ले जरा ध्यान से क्वेश्चन जिन्होंने नहीं भी किया असाइनमेंट. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HClO4. देखिए, परक्लोरिक एसिड और ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं. परक्लोरिक एसिड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 ग्राम हमने NaOH इसमें डाला टू अ मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट. दोनों के मोल्स 1 मोल है. 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 मोल बराबर है क्योंकि दोनों ही मोनोबेसिक एसिड है. ठीक है, तो हमने ये दोनों 1 मोल लिए, और इसके अंदर हमने NaOH डाला 40 ग्राम. NaOH डाला. अब जब NaOH इससे रिएक्ट करेगा तो NaClO4 प्लस वाटर बनेगा, और ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करेगा तब भी इसका सोडियम सॉल्ट ही बनेगा. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी. हमारे पास टोटल NaOH 1 मोल है. सपोज यहाँ X मोल यूज हुआ, तो यहाँ कितना यूज होगा, 1 माइनस एक्स, और NaOH लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि ये तो हमने ज्यादा लिया. अगर ये X मोल था तो NaClO4 भी X मोल बनेगा, और ये 1 माइनस एक्स मोल बनेगा. पहले बताओ, यहां तक समझ में आया. अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सोडियम परक्लोरेट एंड सोडियम ट्राइक्लोरो एसीटेट 3:1 रेशियो में बने. मतलब ये X बाई 1 माइनस एक्स, ये 3:1 रेशियो में बने. क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, यहां से तुमने क्या फाइंड कर लिया, X, और जो X आया वो 3/4 आया. इसका मतलब जो ये वाला कंपाउंड है या ये जो बना वो 3/4 बना, या इस 1 मोल में से 3/4 मोल यूज हुए, और दूसरा एसिड कितना यूज हुआ, 1/4 मोल. सबसे पहले तो हमें यहां तक पहुंचना है कि हमने एसिड तो ज्यादा लिया हुआ है, पर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया
लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग, वही न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हमें HClO4 की हीट और न्यूट्रलाइजेशन गिवन थी, कितनी दे रखी थी ये, -13.5 क्वेश्चन में दिया हुआ। अगर इसका 1 मोल होता तो इतनी हीट रिलीज होती। अब इसका 3/4 पार्टिसिपेट कर रहा है तो कितनी हीट रिलीज होगी। ऐसे ही सेकेंड केस में, इधर सेकेंड केस में हीट रिलीज हो रही है 1 मोल में 14.7 और हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है 1/4, so this will be the total heat release. और ये था हमारा फाइनल आंसर कि heat released will be 147.75. कैलकुलेट टोटल वेट, सॉरी हीट रिलीज अलग है तो मास है, यहां से कैलकुलेट करेंगे 3/4 -13.8 आता है किलो कैलोरीज। और दूसरा पार्ट इसमें पूछा जा रहा था टोटल मास ऑफ द रिमेनिंग एसिड। समझ में आ रहा है, ये कितना बचेगा 1/4 बचेगा, ये कितना बचेगा 3/4। बस 1/4 मोल का मास और 3/4 मोल का मास निकालें। एक मिनट, मोल्स दिए तो मास निकालना आता है ना, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके। दिस विल बी द टोटल वेट ऑफ एसिड लेफ्ट। आ गया 12th क्वेश्चन। अगला 14th क्वेश्चन ये था, यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी डाटा कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस आइसोप्रीन। तो ये है आइसोप्रीन, फॉर्मूला दिया हुआ था। रबर जो है इसी का पॉलीमर होता है। लिसन, तुम्हारी टारगेट रिएक्शन क्या है, टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस। इसका मतलब ग्रेफाइट और हाइड्रोजन से ये 1 मोल कंपाउंड बना, तो बैलेंस करने के लिए ये 5 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है, 4H2 हो गया। इसकी डेल्टा H हमें निकालनी थी और हमें डाटा क्या दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी के डाटा दे रखे हैं। तो हम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट, ग्रेफाइट है इसको सबलाइम करना पड़ेगा, तो 5 into हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट। और ये कितनी दी हुई है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट 718 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू 4। बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की कितनी दी हुई है, हमें हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दी नहीं दी हुई है, पर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H दिया हुआ है। इधर देखो, हाफ H2 से H का बनना इज डेल्टा HF ऑफ H, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी डबल हो जाएगी ना। अगर हमें H2 से 2H निकालना होता तो जितनी हाइड्रोजन की हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसका डबल कर देते, तो ये 436 आ जाती। तो अब यहाँ बॉन्ड एनर्जी निकालनी है ना हमें हाइड्रोजन की, तो 4 into 436, दिस विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो एनर्जी रिलीज कितनी है। अब आते हैं हम बॉन्ड्स की नेचर पर, कितने CH बॉन्ड है, 8। तो हमारे पास CH की एनर्जी इतनी दे रखी है, प्लस सिंगल बॉन्ड कितने हैं 2, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, सो ये है 347 into 2। डबल बॉन्ड कितने हैं 2। वैसे इसमें एरर आने वाली है क्योंकि यहाँ बॉन्ड को क्या मान रहे हैं, लोकलाइज्ड, और ये दोनों डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो रेजोनेंस होगी। पर हम जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू पूछी जा रही है हमें तो वही निकालनी थी, प्लस 615 into 2, यहां से डेल्टा HF निकालो। अब आ जाएगा ये जो इसमें एक्चुअली इसकी एक्चुअल डेल्टा HF है 5336, और यहां से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आती है
-5 to 32.6, एक्चुअल इतनी है और कैलकुलेटेड इतनी है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? रेजोनेंस एनर्जी। आगे 15 हो गया था, ये तो क्लास में भी किया था। तो चलिए आज हम करेंगे नई वैल्यू। हाँ, अब जरा मोबाइल रख दें। बैग में रखो जल्दी। हाँ, सब लोग जरा मोबाइल वगैरह रख दें। आप देख लिया असाइनमेंट तुमने। आज हम करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस संडे को, कमिंग संडे को पूरे थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट है। और आज जो मैं करवाऊंगी, आज जो नेक्स्ट क्लास में उसकी सब्जेक्टिव वर्कशीट दूंगी, वो करके लाना। और बुकलेट के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें एंट्रोपी के। तब तुम्हारा संडे को टेस्ट होगा, दिया हुआ है बाहर, शायद अनाउंसमेंट भी की होगी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑफलाइन ही होगा ये टेस्ट थर्मोडायनामिक्स का। हाँ प्लीज एक चीज सुनिए ध्यान से। अब तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सारा ही आएगा प्लीज इधर। हाँ जी, बातें बंद, और जो मैं बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनिए। गर्दन नहीं मोड़ना बस अब। हाँ जी, तो हमने अब तक जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में किया कि एनर्जी कंजर्व रहती है यूनिवर्स की, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का एक्सचेंज होता है। हमें इतना पता है कि मान लो हमारा सिस्टम 40 डिग्री पे है और सराउंडिंग 80 डिग्री पर, तो हीट का फ्लो किस तरफ होगा? 80 से 40 की तरफ। हीट तो तब भी कंजर्व होती जब 40 से 80 की तरफ जाती, तो 80 डिग्री से 40 डिग्री की तरफ ही हीट का फ्लो क्यों हुआ? हाँ, वो तो हम कहते हैं ना कि हमेशा ऐसा ही होता है। रीजन क्या है उसका? बट एक सेकेंड, हाँ इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए होगा। बट नेचर में कुछ प्रोसेस अगर हम देखें अपने आप होती है। जैसे कि मान लो ये 2 कंटेनर हैं, गैसेस हैं, उसमें कनेक्ट कर दिया, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस अपने आप होगी। बट एक मिक्सचर ऑफ गैस है और उसमें से दोनों गैसेस को सेपरेट करना है, अपने आप नहीं होगा ना। वाटर का फ्लो है, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है। लेकिन अपवर्ड फ्लो वाटर का करवाना हो तो हमें पंप लगाना पड़ता है। एक्सटर्नल एजेंसी की प्रेजेंस में अपवर्ड फ्लो होगा। जब तक पंप लगा हुआ है तब तक वाटर ऊपर फ्लो करेगा, जब हटा दिया रिएक्शन नहीं होगी। मतलब वाटर का अपवर्ड फ्लो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पर डाउनवर्ड फ्लो स्पॉन्टेनियस है। मिक्सिंग ऑफ गैसेस स्पॉन्टेनियस है, बट सेपरेशन ऑफ गैसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हमने देखा नेचर में कई चीजें ऐसी हैं जो अपने आप होती हैं, उसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। मैं अभी क्लास से बाहर जाऊं और क्लास में तुम लोग सब बातें करने लग जाओ, स्पॉन्टेनियस है। पिन ड्रॉप साइलेंस हो, नॉन स्पॉन्टेनियस। जब तक वो डंडा नहीं है तो कोई नहीं, जब तक पॉइंट आउट ना करो दिमाग में आता ही नहीं है कि हमें चुप रहना है या ध्यान से सुनना है। हाँ दानिश, लाइव एग्जाम्पल है। तो नेचर में भी ऐसे ही होता है। दानिश जैसे ही बिहेव करती है नेचर भी, कि वो कियोस वाली स्टेट में जाना चाहती है, रैंडमनेस डिसऑर्डर्ड फॉर्म में जाना चाहती है। और नहीं, ये नेचर में भी ऐसे ही होता है, और यही बताने वाली हूँ मैं आज। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम्हारे तो मतलब का है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है? इंटरेस्टिंग है अगर इंटरेस्ट से सुनोगे तो।
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो सिचुएशन दी होती है, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में सब देखते हैं, पर इन केमिकल रिएक्शन अगर हमें ये देखना हो कि रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं, या एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, सिंपल सी चीज है, जैसे कि वाटर का डिसोसिएशन, वाटर ब्रेक हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, बिना इलेक्ट्रोलिसिस के ये नहीं होता, अपने आप तो ब्रेक ही नहीं होगा। और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, जब तक बैटरी से एनर्जी मिल रही है तब तक ये डिसोसिएशन होगा। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन के कंबस्शन से जस्ट उसको इनिशिएट करना है, उसके बाद तो अपने आप होता है। हाइड्रोजन का कंबस्शन हाईली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ये रिएक्शन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो आफ्टर इनिशिएशन, अगर वो अपने आप हो रही है तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर सपोज एक रिएक्शन में थ्रू आउट द रिएक्शन वो एक्सटर्नल एजेंसी की हमेशा जरूरत है, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। फर्स्ट लॉ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन नहीं बताता, फर्स्ट लॉ तो ये कहता है एनर्जी कंजर्व है, बट एक रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, किस डायरेक्शन में वो रिएक्शन होगी या कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कौन सी नहीं है, ये इसके लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया गया। तो पर्पस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या था, टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। और उससे पहले स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम किसको कहेंगे वो लिख लीजिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन spontaneous process is that process which proceed on its own, a process that proceed on its own, without any external influence, without any external influence. Example, mixing of gases, flow of heat from cold body to hot body, hot body to cold body. Precipitation of AgCl, जैसे ही तुम सिल्वर NaCl और सिल्वर नाइट्रेट मिक्स करते हो इमीडिएट प्रेसिपिटेट आता है, कुछ हीट नहीं देनी पड़ती। Precipitation reaction like mixing of NaCl and silver nitrate, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है। NaCl को सनलाइट में, हाँ सनलाइट की प्रेजेंस में भी वो रिएक्शन अपने आप हो सकती है। सो प्लीज ये सारी फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है। डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, इवेपोरेशन एट रूम टेम्परेचर, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, स्लो फास्ट हो सकता है। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, और नॉन स्पॉन्टेनियस इसका रिवर्स, अ प्रोसेस विच ऑलवेज रिक्वायर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल फोर्स, इट डजंट प्रोसीड ऑन इट्स ओन। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो,
हीट, हाँ नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस में तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी होगा ना, रिवर्स जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलो? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेशन ION। लिसन, एक लिक्विड को, वाटर को ओपन वेसल में रख दें रूम टेम्परेचर पर, स्लोली वो इवेपोरेट तो होगा ही ना। अगर 0 डिग्री से नीचे रखें तब जाके नॉन स्पॉन्टेनियस होगी ना, रूम टेम्परेचर पर तो स्पॉन्टेनियस है। लिसन, वाटर को इवेपोरेट करवाने के लिए हीटिंग की जरूरत नहीं है कि हीट करोगे तभी इवेपोरेट होगा, रूम टेम्परेचर पर भी हो जाएगा। टेम्परेचर का एक इंपॉर्टेंट रोल है स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के लिए। एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। मान लो, लिसन, अगर तुम कहते हो मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, क्या है स्पॉन्टेनियस? मेल्टिंग ऑफ आइस एट -10 डिग्री, तो यहाँ हम स्टैंडर्ड कंडीशन रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, उस पे इवेपोरेशन होता है वाटर का, बॉइलिंग नहीं होगी, इवेपोरेशन तो होगा। आया समझ में? नॉन स्पॉन्टेनियस की भी डेफिनेशन लिख लें। नॉन spontaneous process which does not proceed on its own, it requires continuous supply of energy. It requires continuous supply of energy from outside. यह एक चीज जरा ध्यान से सुनिए कि मान लो कंबशन है, पेपर है, ऐसे पड़ा रहेगा तब तो नहीं बर्न होगा वो, तो थोड़ा सा इनिशिएशन किया हमने, एक बार बर्निंग स्टार्ट हुई, उसके बाद तो हमें हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो स्पॉन्टेनियस को में इसको भी लेते हैं, इफ आफ्टर इनिशिएशन दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, तब भी उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर थ्रू आउट उसको वो एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है, तब इसको क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कंबशन रिएक्शन किस कैटेगरी में आती है? स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ मार्क करके लिख सकते हो, all combustion reactions are spontaneous reactions. All combustion reactions are spontaneous reaction, but they require नहीं, किसी को भी नहीं देनी पड़ती, combustion कहते ही नहीं है उसको, but they will require some initiation energy or activation energy. But combustion reaction will require some activation energy to initiate the reaction. All combustion reactions are spontaneous reaction, but will require some activation energy for initiation of reaction. जस्ट थोड़ा सा एग्रीशन करवाना पड़ता है, उसके बाद वो रिएक्शन अपने आप होने लगती है। अब अगर हम जस्ट अपनी नॉर्मल प्रोसेस की तरफ देखें, इतनी सारी रिएक्शंस हम कर रहे हैं, उसकी तरफ देखें, हर सिस्टम स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, ये तो हमें पता है ना। कोई भी चीज अनस्टेबल है, जिसके पास काफी ज्यादा एनर्जी है, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और वो कोशिश करेगा किसी तरह से उस एनर्जी को कंज्यूम करके कहीं बाहर रिलीज करके एक स्टेबल स्टेट में आ जाए। So most of the reactions
which are exothermic are spontaneous, because in exothermic reaction, final state, that is product, have less energy and products are more stable. In most of the exothermic reaction, final state, that is the product, they are more stable and they have less energy. So एक criteria spontaneity का क्या हुआ? To achieve a state of low energy. आगे सुने, one criteria is to achieve a state of low energy. That is why most of the exothermic reactions are spontaneous. मैं लिखवा दूंगी, सुन लो पहले, इधर इधर लिखना बंद करो, सुनो पहले. So most of the exothermic reactions are spontaneous. But अगर हम कहते हैं mixing of gases, कोई हीट ना absorb होती ना रिलीज होती है, डेल्टा H 0 है, पर ये spontaneous है. ऐसे ही evaporation of water, evaporation हीट absorb करके हो रहा है तो एंडोथर्मिक है, but रिएक्शन spontaneous है. तो इसका मतलब क्या हुआ? खाली ये क्राइटेरिया, अकेला यही क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्पॉन्टेनिटी के लिए. देयर आर सर्टेन एंडोथर्मिक रिएक्शंस व्हिच आर स्पॉन्टेनियस. देयर आर सर्टेन रिएक्शन वेयर डेल्टा H is 0 but it is spontaneous. So there must be some other factor responsible for spontaneity of the reaction. अब अगर हम बहुत सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा, जैसे कि हमने गैस को मिक्स किया, मिक्सिंग के बाद उसमें डिसऑर्डर बढ़ गया ना. बिफोर मिक्सिंग वी वर श्योर कि ये ए गैस थी, ये बी गैस है. मिक्सिंग के बाद हमें नहीं पता ए गैस के मॉलिक्यूल कहां पर है, बी गैस के मॉलिक्यूल कहां है. रैंडम ज्यादा हो गया, अनसर्टेनिटी ज्यादा हो गया. इवेपोरेशन, लिक्विड से गैस, तो फाइनल स्टेट गैस है. गैस में ज्यादा रैंडमनेस है, डिसऑर्डर है, ऑर्डर ही नहीं है गैस में. तो लिक्विड में तो फिर भी थोड़ा बहुत है. इसका मतलब यहां भी फाइनल स्टेट में कियोस है, डिसऑर्डर है. तो अगर हम इन बहुत सारी रिएक्शन ऐसी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनके लिए तो एक क्राइटेरिया है ही कि फाइनल स्टेट स्टेबल है, लेस एनर्जी वाली है. पर जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं या ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा H 0 है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होती है जब उसकी फाइनल स्टेट डिसऑर्डर्ड हो, रैंडमनेस हो, अनसर्टेनिटी हो. इसका मतलब दो क्राइटेरिया नजर आते हैं स्पॉन्टेनिटी के लिए. या तो वो प्रोसेस क्या हो, हाँ लिख के मत बताओ कुछ उसको, या तो वो रिएक्शन क्या हो, एक्सोथर्मिक हो, या फिर फाइनल स्टेट में डिसऑर्डर ज्यादा हो. इस डिसऑर्डर के लिए थर्मोडायनामिक्स में एक टर्म यूज की गई जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी. अगर एक प्रोसेस जिसमें डिसऑर्डर बढ़ रहा है या एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो दैट रिएक्शन में बी स्पॉन्टेनियस. और दूसरा स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, दैट इज अगेन द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम ये कह सकते थे देयर आर टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. पहला, टू अचीव अ स्टेट ऑफ लो एंथैल्पी. लो एंथैल्पी का मतलब डेल्टा H फाइनल स्टेट में कम होना, डिक्रीज होना. डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. और दूसरा क्राइटेरिया क्या था, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, इंक्रीज ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डर. ये आ गया समझ में? तो नेक्स्ट लिख लीजिए क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. पहला क्राइटेरिया है two factors responsible for spontaneity are two factors responsible for spontaneity are decrease in enthalpy, decrease in enthalpy or delta H negative in exothermic reaction. Final state is more stable or will have less energy, will have less enthalpy.
In exothermic reaction, final state is more stable or will have less enthalpy, and this will be a driving force for the reaction. रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहती है जहां पर स्टेबिलिटी मिले. Reaction will proceed in that direction where enthalpy decreases. अगर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस. But it is not always true that there are many endothermic reactions which are spontaneous. But ये पहला लिख लिया सबने. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब फाइनल स्टेट कम एनर्जी वाली है. डेल्टा एच इज H2 माइनस H1. ये फाइनल स्टेट है और ये इनिशियल स्टेट है. अगर डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है? फाइनल स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, कम एनर्जी है उसकी. ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो उस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फैक्टर ड्राइव कर रहा है जो उस रिएक्शन को आगे की तरफ. हम कहते हैं ना दिस रिएक्शन इज एंथैल्पी ड्रिवन. उसका मतलब क्या है? इस रिएक्शन की एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है. So exothermic reactions are enthalpy driven. ये स्टेटमेंट समझ में आई? लिख लीजिए. all exothermic reactions are enthalpy driven. ये स्टेटमेंट कई जगह मिलेगी तुम्हें. all exothermic reactions are enthalpy driven. मतलब एंथैल्पी फैक्टर रिएक्शन को आगे की डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है, स्पॉन्टेनियस बना रहा है. All exothermic reactions are enthalpy driven. But many endothermic reactions are also spontaneous. Like evaporation. डेल्टा एच पॉजिटिव है. जब एक लिक्विड गैस में जाएगा तो हीट एब्जॉर्ब करके जाएगा. ऐसे ही मिक्सिंग ऑफ गैसेस, डेल्टा एच इज 0. मिक्सिंग ऑफ गैसेस डेल्टा एच इज 0. जो क्या बता रहा है? देयर मस्ट बी सम अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी. लिख लीजिए. सो देयर मस्ट बी सम अदर फैक्टर responsible for spontaneity. And the second factor is increase in randomness. This other factor is increase in randomness or disorder. Other factor is increase in randomness or disorder. And entropy, एनर्जी की एक टर्म है. एंट्रोपी इज
Entropy is a thermodynamic term used to express extent of disorder. Entropy is a thermodynamic term used to express disorder. Change in entropy क्या हुआ? Change in entropy of final state minus entropy of initial state. अगर मान लो कोई रिएक्शन है, तो फाइनल स्टेट क्या होगी? प्रोडक्ट, और इनिशियल स्टेट क्या होगी? रिएक्टेंट. तो हमने देखा जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है, देयर फाइनल स्टेट इज मोर डिसऑर्डर. तो लिख लीजिए, इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये स्लाइड लिख ली सबने? In endothermic reaction, in spontaneous endothermic reaction, final state is more disordered. Final state is more disordered. That is increase in entropy. डेल्टा एस का साइन क्या है? पॉजिटिव. तो अब अगर हमसे दो चीजें पूछी जाएं स्पॉन्टेनिटी के लिए, तो कौन सी हुई? पहला, डिक्रीज इन एंथैल्पी. यस, डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी. डेल्टा एस का पॉजिटिव और डेल्टा एच का नेगेटिव होना एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाता है. आइदर ऑफ द वन प्रोसेस शुड फेवर द रिएक्शन. या तो एंट्रोपी ड्रिवन हो या एंथैल्पी ड्रिवन हो. अगर दोनों ही फेवर कर रहे हैं तो फिर तो हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगी. तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को होने के लिए एनी वन ऑफ द टू फैक्टर विल फेवर द प्रोसेस. या तो उसका डेल्टा एच नेगेटिव हो या फिर उसका डेल्टा एस पॉजिटिव. अगर दोनों ही फेवर कर रहे हो तो फिर ये हमेशा ही हर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी. लेकिन अगर एक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव है, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, मतलब ये अपोज कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को. डेल्टा एस नेगेटिव है, ये भी अपोज कर रहा है. तो दिस रिएक्शन विल ऑलवेज बी नॉन स्पॉन्टेनियस. पहले बताएं, समझ में आया यहाँ तक? सो एनी वन ऑफ द फैक्टर शुड फेवर द प्रोसेस. ये जो टर्म हम यूज करते हैं ना, एंथैल्पी ड्रिवन, एंट्रोपी ड्रिवन, मतलब ये फेवर कर रहा है उस रिएक्शन को. अगर हम कहते हैं एंथैल्पी अपोज्ड, एंट्रोपी अपोज्ड, मतलब साइन उस रिएक्शन में डेल्टा एस का नेगेटिव है और डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है, तो दैट रिएक्शन विल नेवर बी स्पॉन्टेनियस. अब सुनिए ध्यान से, लिसन. अगर मान लो, लिसन, अगर मान लो दोनों में से एक अपोज कर रहा है, एक फेवर कर रहा है, तो फेवर करने वाला फैक्टर अगर डोमिनेटिंग हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है. वो कब डोमिनेटिंग होगा करते हैं अभी. अब यहां तक आया समझ में? अब सुनिए ध्यान से. हाँ,
अगर दोनों फैक्टर फेवर कर रहे हैं तो हमेशा स्पॉन्टेनियस, दोनों अपोज कर रहे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, एक फेवर कर रहा है और एक अपोज कर रहा है तो हमें फेवरेबल फैक्टर को अपोजिंग फैक्टर से ज्यादा करना पड़ेगा। इन दैट केस टेम्परेचर की कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे अभी अभी बताया था ना हमने, मेल्टिंग ऑफ आइस। लिसन, एक मिनट सुनो, मेल्टिंग ऑफ आइस एंडोथर्मिक है, एक फैक्टर अपोज कर रहा है, पर मेल्टिंग पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो डेल्टा एस क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। एक मिनट, मेल्टिंग पर एंट्रोपी बढ़ रही है ना, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी फैक्टर क्या कर रहा है, देखो इधर, आइस टू वाटर, डेल्टा एच इज नेगेटिव पर डेल्टा एस इज पॉजिटिव। ये फैक्टर सॉरी ये पॉजिटिव सॉरी डेल्टा एच पॉजिटिव है क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक, अपोज कर रहा है, पर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ये फेवर कर रहा है। तो ये रिएक्शन तभी होगी, एक सेकेंड, ये रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब हम रैंडमनेस वाले फैक्टर को बढ़ा दें। और तुम्हें इतना पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रैंडमनेस बढ़ती है ना, तो यही रिएक्शन जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये रिएक्शन उतनी फेवर होती जाएगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही ये स्पॉन्टेनियस हो पाएगी जिससे कि ये फैक्टर इस अपोजिंग फैक्टर से ज्यादा हो सके। सो दिस रिएक्शन और दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, ध्यान से सुनना इसको, दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इफ entropy factor is more than enthalpy factor magnitude। जो फेवरेबल फैक्टर है उसको अपोजिंग फैक्टर से डोमिनेटिंग बनाना पड़ेगा and this can be done by increasing temperature। This can be done by increasing temperature। एक फैक्टर को फेवरेबल बनाना ही पड़ेगा हमें। तो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस अबव 0 डिग्री, बिलो 0 डिग्री वाटर की फ्रीजिंग होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी रिएक्शन। तो अबव 0 डिग्री दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस क्योंकि अबव 0 डिग्री कियोस रैंडमनेस इतना हो जाएगा कि वो एंथैल्पी फैक्टर से डोमिनेटिंग हो जाए। तो अगर दोनों में से कोई एक फैक्टर अपोज कर रहा हो तब रोल किसका आ जाता है, टेम्परेचर का। यस, टेम्परेचर बढ़ने से कियोस बढ़ता है ना। हाँ नीरव, तुम क्या पूछ रहे थे? एंथैल्पी, लिसन, टेम्परेचर बढ़ाने से एंथैल्पी की नेचर थोड़ी चेंज हो जाती है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर एंट्रोपी को ज्यादा इफेक्ट करता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएं रैंडमनेस और बढ़ जाती है। ये समझ में आया? डिसऑर्डर हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। ये क्लियर है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक ब्लॉक है, हाँ लिख लिया पिछला सबने? थर्मोडायनामिक्स के जितने भी लॉज हैं एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है उसी से रिजल्ट निकाले हमने। हाँ जी लिख लिया। अब जैसे कि एक ब्लॉक है, ये 30 डिग्री पे था और बाहर सराउंडिंग जो है हमारा वो मान लो 60 डिग्री पे, यहां से इधर हीट का फ्लो हुआ। बातें नहीं प्लीज, अब वो नहीं बोल रहा, तुम बोल रहे हो। 60 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है, सराउंडिंग से हीट बाहर जा रही है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हुई, डिक्रीज। कहीं से भी हीट बाहर निकलती है, हीट डालने से डिसऑर्डर बढ़ता है, तो सराउंडिंग से हीट निकली, इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हुई, सिस्टम के अंदर हीट ऐड हुई, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम
इंक्रीज हुआ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि दोनों किस पर आ जाते हैं, सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाते। जितना सराउंडिंग का डिक्रीज हुआ सिस्टम का उतना इंक्रीज हो गया। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या हुई, इट विल बी द सम ऑफ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। अगर मान लो दोनों 30 डिग्री पर होते तो एक्सचेंज ऑफ हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं होती। सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, एंट्रोपी का जो नेट एंट्रोपी है, एंट्रोपी चेंज 0 हो जाता। लेकिन फर्स्ट केस में नेट एंट्रोपी चेंज 0 नहीं होगा। जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनमें टोटल एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव आता है। मतलब 60 डिग्री से जितनी हीट सिस्टम के अंदर गई वहां सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा इंक्रीज हुई, सराउंडिंग की एंट्रोपी कम इंक्रीज हुई। ये कैसे होगा अभी आगे बताऊंगी मैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचर में हो रही है उन सारी प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये इंक्रीज होती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब टोटल एंट्रोपी इंक्रीज और नहीं होगा, वो स्टेट होगी इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे कि अभी हमने कहा दोनों अगर 30 डिग्री पर आ जाते तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती, उस पे एक का लॉस विल बी इक्वल टू दूसरे का गेन। तो नेट एंट्रोपी इन दैट प्रोसेस विल बी 0 और उस टाइम पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी नहीं, क्योंकि अब वो रिएक्शन के स्टेट में पहुंच चुकी है, इक्विलिब्रियम स्टेट। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स increases in all spontaneous process and reaches up to maximum। वो मैक्सिमम किस स्टेज पे पहुंची, इक्विलिब्रियम पे। तो लिख लीजिए, for all spontaneous reaction total entropy of universe increases and reaches up to maximum। Total entropy of universe increases and reaches up to maximum which is the state of equilibrium, delta S total more than 0 positive। For all spontaneous process in the universe, total entropy change will be positive. Total entropy of the process increases and reaches up to maximum, and that is the state of equilibrium। At equilibrium, delta S will be 0, क्योंकि अब और फर्दर इंक्रीज नहीं होने वाला। At equilibrium, delta S will be 0। एक मैक्सिमम हो गया ना, जब वो हाईएस्ट एंट्रोपी पे पहुंच गया, वो चेंज पॉजिटिव, उसके बाद चेंज हो ही नहीं रहा, मतलब अब एंट्रोपी में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा। सो सबसे पहले इस एंट्रोपी फैक्टर को हम समझते हैं। अभी तुम्हें बताया मैंने, सुने ध्यान से, एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, कियोस या अनसर्टेनिटी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सिस्टम का, एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर एक फेज चेंज हो रही है, मतलब सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड गैस में जा रहा है, तब भी एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर मान लो एक गैस है, लार्जर एरिया में है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा है उसका, तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। अगर कम वॉल्यूम में है तो एंट्रोपी कम होगी।
इसका मतलब एंट्रोपी को चेंज करने के बड़े तरीके हैं. इट इज अ स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी जो विच डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. इट डिपेंड ऑन क्वांटिटी आल्सो. ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे ज्यादा रैंडमनेस होगा. तो एंट्रोपी क्या हुई? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी. अब तो सबसे पहले हम एंट्रोपी को स्टडी करते हैं, फिर आएंगे स्पॉन्टेनिटी पर. तो लिख लीजिए एंट्रोपी के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी. टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. अब बताती हूँ मैं भी. एंट्रोपी अभी रुक जाओ, अभी पहले ये समझ लो. एंट्रोपी और डिसऑर्डर इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, pressure, entropy depend on temperature, pressure, quantity, physical state, it is a state function property. An extensive property. और change in entropy delta S final minus S initial. और इसकी यूनिट जूल्स पर केल्विन पर मोल. फाइनल स्टेट का डिसऑर्डर किसी भी तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना जो आगे कई जगह काम आने वाला है. कि अगर सपोज ये ब्लॉक था 30 डिग्री पर और उसमें हमने 30 किलो जूल हीट दी, इस ब्लॉक में दी. दूसरा ब्लॉक जो कि 50 डिग्री पर था उसको भी 30 किलो जूल हीट दी. दोनों की एंट्रोपी बढ़ेगी. किसकी ज्यादा बढ़ेगी? 30 डिग्री वाले की, क्योंकि उसमें पहले कियोस बहुत कम है, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, तो जो चेंज है वो उसमें ज्यादा आएगा. ये आया समझ में? सो इसीलिए हम कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी इज हीट गिवन बाय टेम्परेचर. और ये टेम्परेचर हम केल्विन स्केल पे ही लेते हैं. जब वो सेम क्वांटिटी ऑफ हीट लो टेम्परेचर पे दी जाएगी तो इंक्रीज इन एंट्रोपी विल बी मोर. तो लिख लीजिए व्हेन heat is added it will increase entropy. It will increase entropy but change in entropy will be more if same heat is added at low temperature. Change in entropy will be more if same heat is added at low temperature. ये 50 डिग्री है. सो किसके अंदर एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा? 30 डिग्री वाला. मोर इंक्रीज इन एंट्रोपी. ज्यादा ही डालेंगे ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज होगी, पर अगर टेम्परेचर कम है
तो इंक्रीज इन एंट्रोपी में वो भी कंट्रीब्यूट करेगा. द सिस्टम विच इज अ लो टेम्परेचर विल शो मोर इंक्रीज इन एंट्रोपी बाय एडिंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट. और जनरली इस फॉर्मूले में हम रिवर्सिबल साइन लेते हैं क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस की हर स्टेज पर स्टडी करना इजी होता है. पर अगर इरिवर्सिबल भी होता तो भी डेल्टा एस तो वही होती, क्योंकि डेल्टा एस एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है जो पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करती, वो तो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करती है. पर क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस को स्टडी करना इजी होता है इसीलिए हम क्यों रिवर्सिबल ले लेते हैं. अब सुनिए ध्यान से, ये क्लियर हो गया सबको. अब मान लो तुम्हारे पास दो रिएक्शंस है. एक रिएक्शन में तुमने टेम्परेचर बढ़ाया और दूसरी रिएक्शन है उसमें मेल्टिंग हो रही है या इवेपोरेशन हो रहा है. अगर तुमसे पूछा जाए इन दोनों में से किसमें एंट्रोपी का इंक्रीज ज्यादा होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कौन सा फैक्टर एंट्रोपी में इंक्रीज ज्यादा करता है. इसमें फर्स्ट नंबर पर फिजिकल स्टेट आती है. मान लो हाइड्रोजन गैस 0 डिग्री पे है और ग्लूकोज 100 डिग्री पे है, तब भी दोनों में से किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? हाइड्रोजन की, जो कि है 0 डिग्री पर. पर अगर मान लो हाइड्रोजन है क्लोरीन है, दोनों ही सेम टेम्परेचर पर होते या दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर होते, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी एंट्रोपी ज्यादा. अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन सेम टेम्परेचर पर होते, फिर जिसके अंदर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा, तो इंटरनल की और ज्यादा होगा. हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वहां पर रैंडम अरेंजमेंट होने के चांसेस कम होंगे. तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिर हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पर चले जाते हैं. पर सबसे पहले हम क्या चीज नोटिस करते हैं? उसका फिजिकल स्टेट. तो नेक्स्ट लिख लीजिए, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्रोपी. अभी बता रही हूं मैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्रोपी. जिस ऑर्डर में बता रही हूं उसी ऑर्डर में उसको याद रखना. पहला फैक्टर जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है वो है फेज चेंज. हाँ, पिछला लिख लिया, फेज चेंज. मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज व्हेन फिजिकल स्टेट चेंजेस. मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज when physical state changes. क्योंकि सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम, फिर लिक्विड, और सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैस की. हाँ, बातें मत किया करो, तुम्हारे आसपास वाले भी डिस्टर्ब होते हैं. और ये बेटर है कि जो साथ बैठा हुआ है वो पहले बताए, ऑब्जेक्ट करे कि तुम्हारा टाइम भी उतना ही प्रेशियस है. आयोडीन सॉलिड, ब्रोमीन लिक्विड एंड ब्रोमीन गैस, सॉरी क्लोरीन गैस कर लेते हैं. आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, क्लोरीन का सबसे कम है. फिर भी एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की. फर्स्ट फैक्टर जो हमेशा हमें चेक करना है वो है जब फेज चेंज होती है. और इतना तो तुम्हें पता ही है, जब फेज चेंज होती हीट ऐड करके ही होती है ना. तो जब भी हीट ऐड करने से फेज चेंज हो जाए तो एंट्रोपी का चेंज ज्यादा होगा. अगर हम उतनी क्वांटिटी ऑफ हीट ऐड कर रहे हैं पर फेज चेंज नहीं हो रही तो एंट्रोपी का इंक्रीज कम होगा. ये पॉइंट समझ में आया? तो मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज व्हेन देयर इज चेंज इन फेज ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम. दूसरा फैक्टर देखो, अगर एक रिएक्शन है और रिएक्शन में टेम्परेचर सेम है थ्रू आउट द रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा है तो नेट एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव. तो दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ गैसियस मोल इन अ रिएक्शन.
इफ डेल्टा Ng इज पॉजिटिव, मतलब प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं, then delta S will also be positive. हाँ, तो प्लीज अगला पॉइंट देखें. इफ डेल्टा Ng is positive, delta S will be positive. PCl5 gas breaks to give PCl3 and chlorine gas. इस रिएक्शन को देखते ही हम इसका डेल्टा एस क्या बताएंगे? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 मोल गैस है और रिएक्टेंट में 1 मोल गैस है. तो हम क्या कहेंगे? दिस रिएक्शन इज एंट्रोपी ड्रिवन. दिस रिएक्शन इज एंट्रोपी ड्रिवन. अगर किसी रिएक्शन के गैसियस नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव हैं तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगी. हाँ, लिख लिया तुमने? कहां पर? PCl3 गैस, PCl3 क्लोरीन गैस, एंडोथर्मिक है, पर मैंने बोला ना एंट्रोपी ड्रिवन है, जिसपे इसका डिकम्पोजिशन शुरू हो, उसके बाद अपने आप हो जाएगी. हाँ जी, इधर हो गया. ऐसे ही सिंथेसिस ऑफ अमोनिया लिख के देखना जरा, इसमें डेल्टा एस का साइन क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. क्या होती है रिएक्शन? N2 plus 3H2 gives 2NH3. डेल्टा Ng -2 है. रिएक्टेंट कितने यूज हुए? 4 मोल, और प्रोडक्ट कितने बने? 2 मोल. तो इस रिएक्शन का डेल्टा एस भी क्या होगा? नेगेटिव. तो किसी भी रिएक्शन में ये चेक करना बहुत इजी है. अगर गैसियस मोल बढ़ रहे हैं तो उस रिएक्शन का साइन, डेल्टा एस का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव. अगर कम हो रहे हैं तो नेगेटिव. आ गया समझ में? तीसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर. कि अगर टेम्परेचर बढ़े, फिजिकल स्टेट वही रहे, सॉलिड ही है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी. पर ये 3rd नंबर पर आ रहा है टेम्परेचर का इंक्रीज. तो नेक्स्ट लिखिए, increase in temperature increases entropy. Increase in temperature increases entropy. पर ज्यादा जंप एंट्रोपी में कब आएगा? जब फेज चेंज होगी. हाँ, मोल्स का फैक्टर ज्यादा. इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज एंट्रोपी. अब जैसे कि मान लो आइस 20 डिग्री पर वाटर में चेंज हो रही है, कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट देने से, और दूसरी तरफ हम कोई भी सॉलिड ले लें जिसकी मेल्टिंग कर रहे हैं हम, CO2 सॉलिड है, ये -40 डिग्री पर CO2 गैस में जा रहा है. ये -40 डिग्री पर सिस्टम है, ये 20 डिग्री पर सिस्टम है, पर किसका डेल्टा एस ज्यादा होगा? इसका. डेल्टा एस विल बी मोर पॉजिटिव, क्योंकि ये सॉलिड से गैस में जा रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो फेज चेंज का इफेक्ट ज्यादा है ना. दोनों में से कौन ज्यादा टेम्परेचर पर है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें चेंज क्या हुआ. ऐसे ही मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस. हाँ,
फिर चेंज इन टेम्परेचर देखते, हाँ फिर 20 डिग्री टेम्परेचर पर जो सिस्टम है उसकी ज्यादा होगी। अब हाइड्रोजन एट 0 डिग्री और NaCl at 50 degree, which will have more entropy? Hydrogen, more entropy. चेंज की बात नहीं कर रहे हम, सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं कि NaCl को 50 डिग्री पे रखा, हाई टेम्परेचर पे रखा। वैसे तो हम कहते हैं जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी एंट्रोपी ज्यादा, पर टेम्परेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर हुआ? फिजिकल स्टेट। ठीक है, इसके बाद वाला फैक्टर है, क्या बात है, तुम ना निकल जाओ क्लास से। हर क्लास में एक भी ऐसी क्लास नहीं जब मुझे तुम दोनों को पॉइंट आउट ना करना पड़े। तुम साथ बैठते क्यों पहले तो बताओ? आज तो तुम बाद में आए थे। हाँ तुम दूसरी जगह बैठ जाओ, इसके साथ नहीं बैठोगे तुम। सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, चुप कर जाओ। मेरी लेक्चर की हर रिकॉर्डिंग में तुम्हारी डांट सुनाई देती है, शर्म नहीं आती है? दांत निकाल रहे हो फिर ऊपर से। वो तो फिर एक प्लाज्मा स्टेट आ गई ना, बहुत ही अलग स्टेट आ गई। हम तो जो अचीव कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। हाँ यहां तक क्लियर है? अगला कंडीशन लिखो, फॉर गैसेस pressure is also responsible for entropy. Fourth factor, for gases, decrease in pressure and increase in volume increases entropy. अगर मान लो सेम गैस अलग अलग प्रेशर पर रखी हुई है तो जिसका प्रेशर कम होगा उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। टेम्परेचर सेम रखते हुए भी हो सकता है ना, ये सेम टेम्परेचर पर अगर हमने एक गैस को बड़े कंटेनर में डाल दिया और एक को छोटे कंटेनर में डाल दिया, क्वांटिटी सेम थी, तो जहां छोटा कंटेनर है उसका डिसऑर्डर ज्यादा होगा, क्योंकि छोटे कंटेनर में बड़े कंटेनर में गैस को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगी। मोर द वॉल्यूम मोर विल बी द एंट्रोपी, राइट? अब ये सारी चीजें सेम है, सेम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब सेम है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे कि नोबल गैसेस है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है। एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस एंट्रोपी इंक्रीजेस अंडर identical condition of temperature and pressure. Entropy increases with increase in molecular mass or atomic size. Entropy increases with molar mass. And atomic size. अब जैसे इथाइन है, इथीन है और इथेन है, सारे गैसेस हैं, सेम कंडीशन पर है। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होने वाली है? C2H6 की। सरफेस एरिया ज्यादा है, एटम्स मॉलिक्यूल में ज्यादा है, तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। NO2 है और N2O4 है, किसकी ज्यादा होगी?
N2O4 की एंट्रोपी ज्यादा होगी। पूरा एरिया सारे मॉलिक्यूल का उसको देखने, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल वो देखेंगे पहले। बट ये वाला जो स्लाइड मैंने लिखवाया है इसमें टेम्परेचर सेम होना चाहिए सबका। अगर यहाँ चाहे जो मर्जी मॉलिक्यूलर मास होता, पर अगर टेम्परेचर ज्यादा है गैस का तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो अगर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, स्टेट फिजिकल स्टेट भी सेम है, फिर हम आते हैं सरफेस एरिया पर, मॉलिक्यूलर मास पर। ठीक है। जैसे देखें ये स्लाइड होगी सबको। सो अब ये रिएक्शन है 2NO2 giving N2O4. What is sign of delta S? दोनों गैसेस हैं नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट साइड के 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड का 1 मोल। तो डेल्टा एस का साइन क्या होगा? हालांकि N2O4 की एंट्रोपी NO2 से ज्यादा है, पर नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे ना पहले। अगर हमें सेपरेटली पूछा जाता कि 1 मोल NO2 और 1 मोल N2O4 किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, N2O4 की बताते। पर यहाँ पर जो चेंज है वो पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि 2 मोल यूज हो रहे हैं और 1 मोल बन रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब इससे आगे बढ़े, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। अगर मॉलिक्यूलर मास भी सेम है मतलब आइसोमर है, तो हम वैन डर वाल फोर्सेस देखेंगे, जिसके वैन डर वाल फोर्सेस या कांटेक्ट एरिया या सरफेस एरिया ज्यादा, उसकी एंट्रोपी ज्यादा। तो ब्रांचिंग से एंट्रोपी क्या होती है? डिक्रीज। तो यहां लिख लीजिए, एन आइसोमर ब्रांचिंग will decrease entropy due to decrease in atomic molecular size, due to decrease in molecular size। ब्रांचिंग से जैसे ये देखें 5 कार्बन थे, और स्ट्रेट चेन में सरफेस एरिया ज्यादा है ना, बाकी सारी चीजें सेम है, तीनों गैसेस हैं, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिर भी चेंज आ गया क्योंकि इनकी स्ट्रक्चरल चेंजेस है। तो ब्रांचिंग से एंट्रोपी कम होती है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज कम होता है। सो रैंडमनेस, क्योस, इन सब में किस ऑर्डर में हमें चेक करना है वो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। पहला फैक्टर फिजिकल स्टेट, दूसरा फैक्टर चेंज इन गैसियस मोल, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर, और उसके बाद प्रेशर, देन उसके बाद उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ऑल। अब एक चीज मुझे बताएं, तुम सबने ग्रेफाइट डायमंड का स्ट्रक्चर पता है ना? किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? ग्रेफाइट की, क्योंकि स्लिप हो जाती है ना एक लेयर दूसरी लेयर पे, बीच में गैप है बड़ा, और डायमंड तो बहुत कॉम्पैक्ट है। इसका मतलब एलोट्रॉप्स की एंट्रोपी भी डिफरेंट होगी। जिस एलोट्रॉप में मॉलिक्यूलर मोशन इजीली हो रहे हैं उसकी एंट्रोपी ज्यादा। तो लिख लीजिए, एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट एंट्रोपी। एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट एंट्रोपी। इधर हाँ, उसको मत देखो, इधर देखो सामने। अब तो देखो भी क्यों, ध्यान एक तरफ होना चाहिए ना, बाकी लोगों की तो गर्दन नहीं घूमती। तुम्हारे साथ ही बैठा वो, बाकी जो भी बैठे हुए हैं। हाँ हो गया, थोड़ा फोकस हुआ करो क्लास में। एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट एंट्रोपी, that is graphite entropy of graphite is more than entropy of diamond। ये क्लियर है सबको? डेल्टा एस नहीं, एस, एंट्रोपी of graphite is more than
एंट्रोपी ऑफ डायमंड, जबकि डेल्टा एच एफ ग्रेफाइट का तो हम 0 लेते हैं, है ना, रेफरेंस स्टेट है, लेकिन डेल्टा एच एफ डायमंड का पॉजिटिव है। तो एंट्रोपी ग्रेफाइट की ज्यादा है और एंथैल्पी डायमंड की ज्यादा है। तो ये नहीं कि जिसकी एंट्रोपी ज्यादा तो उसकी एंथैल्पी भी ज्यादा। एंट्रोपी को हम रैंडमनेस से चेक करते हैं और एंथैल्पी तो है ही एक अलग फैक्टर। तो अब देखें जरा, अगर हम कहते कि कार्बन ग्रेफाइट, सुनना इसको ध्यान से, कार्बन डायमंड में चेंज हुआ, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एस साइन क्या आएगा? कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड में चेंज हुआ, डेल्टा एस क्या आएगा? नेगेटिव। और डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेफाइट का स्टेबल ज्यादा है, ये डेल्टा एच एफ 0 है, एनर्जी देंगे तो डायमंड में चेंज होगा वो। हाँ बिल्कुल, ग्रेफाइट डायमंड में अपने आप कैसे होता है? हाई प्रेशर और कितना टेम्परेचर लगाना पड़ता है, जब तक लगाओगे तभी तक प्रोसेस होगी। कह सकते हैं, पर उससे पहले मॉलिक्यूलर स्टेट देखनी पड़ेगी। अब एक और चीज सुने ध्यान से इधर, स्पेशली मेडिकल वाले स्टूडेंट, जब हम एग को बॉईल करते हैं, सुनना इसको ध्यान से, जब हम एग को बॉईल करते हैं तो देखने में वो एग सॉलिडिफाई हो रहा होता है, सेमी सॉलिड से सॉलिड हो रहा होता है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब एग को अगर हम 25 डिग्री पर भी रखें तो वो धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई हो जाता है उसका। इस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव है। देखने में तुम्हें लग रहा है बॉइलिंग ऑफ एग में सॉलिड हो रहा है वो, पर एक्चुअली इसका डेल्टा एस पॉजिटिव है। ऐसा क्यों? मेडिकल स्टूडेंट, पता है तुम्हें इसका आंसर? क्या चेंजेस होते हैं जब एग को बॉईल करते हैं? एक सेकेंड, हाँ मेडिकल स्टूडेंट कौन है? हाँ तुम बताओ। नाहर, नाहर नमन, नमन है ना? नाहर, हाँ हाँ बताओ, जब एग को बॉईल करते हैं उसमें क्या फिजिकल चेंजेस तो हमें पता चल गए, सेमी सॉलिड से सॉलिड। बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है? तुमने एक मिनट डीनेचरेशन पढ़ा है? एक मिनट, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ा है ना? क्या होता है डीनेचरेशन में? लॉस कर जाता है, तो उससे क्या, टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? सही जा रहे हो? टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? हाँ, टर्शियरी स्ट्रक्चर में कॉम्पैक्ट होती है ना, उसकी पेप्टाइड चेन की कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है। तुमने कहा टर्शियरी स्ट्रक्चर खत्म हो रही है, मतलब वो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट खत्म हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रीली घूम रही है, तो फिर एंट्रोपी को क्या कहोगे तुम? पॉजिटिव हो रही है। अगर मान लो उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन रैंडमली प्लेस्ड हो रही है तो बॉइलिंग ऑफ एग में एंट्रोपी इंक्रीज हुई ना। तो जब जरा नॉन मेडिकल वालों को समझा देती हूँ। सो लिसन, जब हम एग को बॉईल करते हैं तो जो येलो पार्ट होता है एग का, उसके अंदर होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर, मतलब प्रोटीन्स की सबसे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट टर्शियरी स्ट्रक्चर है। क्या ऑर्डिनरी? वो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो अरेंजमेंट है ना पेप्टाइड्स का। हाँ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होती है, मैं अभी वो बता रही हूँ एग में। तो एग के अंदर जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन है तो तुम्हें पता ही है येलो पार्ट, तो जो प्रोटीन है उनमें वो बने होते हैं तरह के पॉलीमर होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पेप्टाइड चेन्स होती है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड चेन का कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। तो जब हम एग को बॉईल करते हैं तो उसमें अनकॉइलिंग हो जाती है इन चेन की, जो पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज होती है वो ओपन अप हो जाती है। ओपन अप होके तभी तो एग जो है वो टैंगल्ड हो जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन, इसलिए तो स्वेल अप हो जाता है। जब हम एग को बॉईल करते हैं सारा स्वेल अप हो जाता है ना, क्योंकि उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है वो ओपन हो जाती है और टैंगल्ड हो जाती है। अब टैंगल्ड होने पर उनका जो एक
परफेक्ट अरेंजमेंट था वो तो खत्म हो गया, अनसर्टेन अरेंजमेंट हो गया। जहां अनसर्टेनिटी बढ़ती है वहां एंट्रोपी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब भी किसी भी प्रोटीन को हीट करते हैं तो उसमें डीनेचुरेशन होता है, उसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर उनकी मेन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहती है। तो इस तरह से डीनेचुरेशन पर एंट्रोपी क्या हुई? पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग ऑफ एग पर एक सिंगल टर्म देनी होती तो हम क्या कहते हैं? ड्यू टू डीनेचुरेशन एंट्रोपी ऑफ this boiled egg will be more due to denaturation of protein। ये 12th में तुम्हारे कोर्स में है, केमिस्ट्री में, नॉन मेडिकल वालों को पढ़ना पड़ेगा, तो लिख लीजिए। बॉइलिंग ऑफ एग इंक्रीजेस एंट्रोपी, entropy increases because of denaturation, because of denaturation tertiary structure, सेकेंडरी भी इसमें चेंज हो जाती है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन will be changed from compact arrangement to random form of पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टाइड के कई बॉन्ड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट से वो चेन रैंडम अरेंजमेंट में चेंज हो जाती है। जब भी रैंडमनेस बढ़ती है तो डेल्टा एस का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो कई बार क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस हमें कोई रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है। फिजिकल अपीयरेंस में हम कहते हैं सेमी सॉलिड से सॉलिड हो रहा है, पर उसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ये बताती है कि बॉइलिंग के बाद उसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर, उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो एक परफेक्ट अरेंजमेंट में थी वो खत्म हो गई और टेंगल, हाँ, एक्सेप्शन की तरह ही ले सकते हैं। इसी तरह से प्लीज, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। ऐसे ही एक और चीज तुमने देखी होगी, रबड़ बैंड है, ये लिखिए सबने, रबड़ बैंड है, स्ट्रेच किया उसको, तो जब तक तुमने फोर्स लगाया हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है, तभी तक स्ट्रेच है, जैसे ही छोड़ोगे वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, इसमें एंट्रोपी क्या हुई? नेगेटिव। हमें जबरदस्ती खींचना पड़ रहा है, पर वापस जाना स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप जाएगा, क्योंकि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर पर उसकी एंट्रोपी नेगेटिव है। जब वो छोड़ दिया हमने इसको, तब उस प्रोसेस की एंट्रोपी देखने में पॉजिटिव है। तो स्ट्रेचिंग पर ऐसा क्या हुआ कि उसकी एंट्रोपी नेगेटिव होगी? तो पहले लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर delta S is negative. That is, entropy decreases as on stretching there is uncoiling of rubber chain। अनकॉइल्ड होकर वो ऑर्डरली अरेंज हो गई कार्बन की चेन। देयर इज अनकॉइलिंग ऑफ रबर चेन एंड आर अरेंज्ड मोर ऑर्डरली। arranged more ordered manner। uncoiling
ऑन स्ट्रेचिंग देयर इज अनकॉइलिंग ऑफ रबर चेन। नेचुरल रबर में क्या होता है, जो कार्बन की चेन है टेंगल्ड होती है, ऐसे कॉइल्ड होती है, तो तब एंट्रोपी ज्यादा है। तो जब हमने इसको खींचा तो हमने सारी अनकॉइल चेन को सीधा कर दिया, अब कोई भी एटम दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, स्ट्रेट फॉर्म में आ गया है, ज्यादा अरेंज फॉर्म में आ गया। तो ज्यादा अरेंज हुआ तो एंट्रोपी कम हुई ना। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन एंट्रोपी। अनकॉइल्ड फॉर्म में तो रहता है, वो स्ट्रेट फॉर्म में नहीं ना रहेगा, वो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि डिसऑर्डर स्टेट में रहना सिस्टम की टेंडेंसी है, तो कॉइल्ड फॉर्म में रहना चाहेगा। बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होता है, सारी चेन बिखर जाती है और टेंगल्ड हो जाती है, वहां पॉजिटिव होता है। यहाँ पर वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, टेंगल भी नहीं हुई किसी से, तो एंट्रोपी नेगेटिव। आ गया समझ में। नेक्स्ट लिखिए, ग्लासी सॉलिड्स हैव हाई एंट्रोपी। ग्लासी सॉलिड हैव मोर एंट्रोपी। जो ग्लास है ना, इसको सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। इट इज सुपर कूल लिक्विड। तुमने देखा होगा जो ओल्ड बिल्डिंग के विंडो पैन्स हैं वो नीचे से थोड़े थिक होते हैं और टर्बिड से भी हो जाते हैं, क्योंकि ग्लास ग्रेविटी की वजह से ग्लास मॉलिक्यूल नीचे की तरफ मूव करते हैं, पर वो प्रोसेस इतना स्लो होता है कि इट विल टेक टाइम, मतलब बहुत पुराना हो जाए तब जाके ऐसा होता है। बट एक चीज तो है कि सुपर कूल लिक्विड है, मतलब ये अमॉर्फस हुआ ना, तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में से किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, अमॉर्फस की। तो लिख लीजिए, ग्लासी सॉलिड्स हैव मोर एंट्रोपी। ग्लास व्हिच इज अ सुपर कूल लिक्विड इज अमॉर्फस, और अमॉर्फस में क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट, कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता मॉलिक्यूल्स का, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, इन दोनों में से किसकी एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होगी, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है जिसमें एटम और मॉलिक्यूल एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड है, और अमॉर्फस में रैंडमली प्लेस्ड है। जैसे कोल है और ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कोल में तो रैंडम है, हमें पता ही नहीं कार्बन कैसे अरेंज्ड है, सो एवरी टाइम इट विल हैव डिफरेंट अरेंजमेंट। तो अमॉर्फस सॉलिड्स व्हिच हैव disordered arrangement of molecule, crystalline solid which have perfect ordered arrangement of molecules. Clear? अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जब हम किसी सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, बाहर से देखने में हमें क्या लगता है कि एंट्रोपी क्या हुई, इंक्रीज, क्योंकि सॉलिड अब डिसॉल्व हो गया और सॉल्यूशन की फॉर्म में आ गया। तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड, सुनना इसको ध्यान से, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इज एंट्रोपी ड्रिवन, उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। बट कुछ सॉलिड ऐसे हैं, स्पेशली वो सॉलिड जिनमें चार्ज ज्यादा है, जैसे हम कैल्शियम सल्फेट वगैरह ले लें या ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट ले लें, जब ये डिसॉल्व होते हैं तो उसका डेल्टा एस नेगेटिव आता है। ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि NaCl है, इसको सॉल्यूशन में डाला, Na पॉजिटिव एक्वस बना, Cl नेगेटिव एक्वस बना, और इस रिएक्शन का डेल्टा एस है +43 जूल्स पर केल्विन पर मोल। लेकिन इसकी जगह हमने कैल्शियम सल्फेट लिया, सॉल्यूशन में डाला, कैल्शियम एक्वस सल्फेट एक्वस बना, और इसका डेल्टा एस -140 जूल्स पर केल्विन पर मोल है। व्हाट कुड बी द रीजन? थोड़ा सा ठीक है पर पूरा नहीं। हाँ, तो क्या हुआ, हाइड्रेशन की वजह से क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल थे पहले सारे रैंडम थे,
अब हाइड्रेटेड में वो हर आयन के ऊपर अरेंज हो गए ना। लिसन, जब हम एक सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा सिस्टम क्या है, सॉलिड प्लस वाटर, यही सिस्टम है ना। तो वाटर को भी तो इंक्लूड करेंगे। जब सॉलिड वाटर में गया, डिसोसिएट हुआ, सॉलिड की एंट्रोपी इंक्रीज हुई। बट अगर सॉलिड ने बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अरेंज कर लिया तो वाटर की एंट्रोपी तो कम हुई ना। जब हाइड्रेशन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल एक ऑर्डर में आयन के चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं। अगर वो सॉलिड आयन ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अरेंज कर ले अपने चारों तरफ तो वाटर की एंट्रोपी का डिक्रीज ज्यादा हो जाएगा, और इसे क्या होगा, ओवरऑल प्रोसेस एंट्रोपी की जो प्रोसेस थी वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव। ऐसा तभी होगा अगर वो आयन पर चार्ज ज्यादा हो। तुम्हें पता है जिसका चार्ज ज्यादा है वो हाइड्रेशन भी ज्यादा करता है, वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ग्रुप 1 के सॉल्ट जो बड़े आयन होते हैं उनमें हाइड्रेशन बहुत कम होता है लिथियम को छोड़कर। तो NaCl को जब सोल्यूशन में डाला तो वाटर की एंट्रोपी उतनी डिक्रीज नहीं हुई जितनी की सोडियम आयन की इंक्रीज हुई, इसीलिए ओवरऑल प्रोसेस की एंट्रोपी क्या हो गई, पॉजिटिव। लेकिन जब ग्रुप 2 के सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो क्या हुआ, देयर इज मोर डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर देन द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। दैट विल मेक ओवरऑल प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी। तो लिख लीजिए, विद हाईली चार्ज आयन, पहले तो ये लिखो, डिसोल्यूशन of solid is normally entropy driven. I think अब तुम्हें स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, is normally entropy driven. एंट्रोपी ड्रिवन मतलब डेल्टा एस क्या है उनका, पॉजिटिव। जैसे कि NaCl, but dissolution of highly charged ion is entropy opposed. So एल्यूमिनियम वगैरह उसमें भी हो सकता है। highly charged ion is entropy opposed as or due to more ordered arrangement of water molecule around each ion. Because system includes both iron and water, as system will include both salt and water. तो वाटर की एंट्रोपी कम हो रही है, सॉल्ट की ज्यादा हो रही है। अगर वाटर की ज्यादा कम हो जाए तो ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैन बी नेगेटिव। नहीं, अरेंजमेंट नहीं, कितने मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड हुए उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अरेंज हो जाएंगे। पहले कितने डिसऑर्डर थे, अब कितने ऑर्डर्ड हो गए, तो डिफरेंस देखना पड़ेगा ना। अगर ये सोडियम आयन है, बड़ा आयन है, बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल को ऑर्डर करेगा, ज्यादातर वाटर मॉलिक्यूल बिखरे ही रहेंगे, तो एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगी। ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि सिस्टम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इस टाइम पर, हमारा सिस्टम क्या है, सॉल्ट भी है और वाटर भी है। राइट, समझ में आइए। अब जैसे एक और रिएक्शन देखते हैं और सोच के आंसर देना, मुझे लिखना है। हाँ जी, अब देखिए ये रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, H2 + I2। इसमें डेल्टा एस का साइन क्या है?
हाँ डेल्टा एन जी 0 है। हाँ नेगेटिव क्यों है? यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, यहाँ दो प्रोडक्ट है, किसमें रेंडमनेस ज्यादा होगी? प्रोडक्ट में ज्यादा होगी ना, तो डेल्टा एस का साइन क्या हुआ? पॉजिटिव। मतलब कि अगर वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस इनटू टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो डेल्टा एस का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। बाकी सारी चीजें सेम है, नंबर ऑफ गैसियस मोल, जितने रिएक्टेंट के 2 मोल यूज हुए, प्रोडक्ट के भी 2 मोल बने, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सेम है। तो अब ये देखेंगे वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस इनटू टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, लिख लीजिए। वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट गिव टू गैसेस। हालांकि मॉलिक्यूल 2 मोल ही यूज हो रहे हैं, बट पहले हमारे पास एक ही टाइप के मॉलिक्यूल थे, अब हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है। ऐसे ही हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा डेल्टा एस इसका? हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर एक सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, पर एक गैस भी बन रही है, तो इसका साइन डेल्टा एस का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया यहां तक? रिएक्शन में जब भी गैसियस मोल बनेगा, एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगी। तो रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, ये तो कई बार की हुई है, ऐसे कई रिएक्शंस होंगी, रिएक्शन क्वेश्चन में नहीं दी होगी क्योंकि तब तक तुम पूरा केमिस्ट्री कर चुके होंगे, तुम्हें पता होगा रिएक्शन में क्या होता है। सो प्लीज सुने ध्यान से। अब तक हमने कहा कि हमें इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पता है, हमें एंथैल्पी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता, बट एंट्रोपी इज द ओनली प्रॉपर्टी जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो लिख लीजिए, या मोलर एंट्रोपी। स्टैंडर्ड मोलर कैसे फाइंड करते हैं बताऊंगी मैं। स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी और एब्सोल्यूट एंट्रोपी। एस नॉट से लिखते हैं इसको, स्टैंडर्ड स्टेट तुम्हें पता है ऐसे लिखी जाती है, इट इज एंट्रोपी ऑफ 1 mole of substance at 1 bar pressure and 25-degree temperature is called standard molar entropy। और ये वैल्यू क्योंकि हमें पता है, तो हम सीधा डेल्टा एस इज एस नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस नॉट ऑफ रिएक्टेंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें सारे प्रोडक्ट की एंट्रोपी पता है, सारे रिएक्टेंट की एंट्रोपी पता है। हेसेस लॉ भी तो लगा सकते हैं इस पे, डेल्टा एस पे हेसेस लॉ भी लगा सकते हैं क्योंकि ये स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है। बट एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और इसको हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से निकालते हैं। एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो कैलकुलेट करते हैं वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से करते हैं। एक मिनट, ये फॉर्मूला तो बहुत इजी है, तुम्हें कोई रिएक्शन दिया होगा, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, पीछे इधर सुनो, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एंट्रोपी दी होगी, जस्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट इज द फाइनल स्टेट, रिएक्टेंट इज द इनिशियल स्टेट। हम रिएक्शन की डेल्टा एस निकाल लेंगे। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, सुने ध्यान से, स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है थर्ड लॉ की,
वो क्या है? अभी तो सेकंड लॉ में दोबारा आगे बताने वाली हूँ, पर अभी इसके साथ रेफरेंस में आया थर्ड लॉ, तो बताती हूँ। याद रख लिया? अब स्टॉप राइटिंग एंड लिसन। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? मान लो एक सॉलिड है, हाँ जी, इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पर भी उसमें कुछ मॉलिक्यूलर मोशन हो रही होंगी। अब उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे डिक्रीज करते गए और एब्सोल्यूट जीरो पे आए, तुम्हें पता है एब्सोल्यूट जीरो पे हम क्या कहते हैं? ऑल मॉलिक्यूलर मोशन विल सीज। तो एब्सोल्यूट जीरो पर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मान लो हमारी इनिशियल स्टेट है, और वहां से हम 25 डिग्री पर आ रहे हैं, तो जो चेंज इन एंट्रोपी होगा डेल्टा एस होगा, वो एस फाइनल मतलब 25 डिग्री एंड एस इनिशियल मतलब 0 केल्विन। दिस विल बी डेल्टा एस। और क्योंकि ये एस इनिशियल तो 0 है थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, तो एस नॉट फाइनल एट 25 डिग्री विल बी इक्वल टू डेल्टा एस। और डेल्टा एस हम स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है, डेल्टा एस तो इक्वेशन से यूज कर ही सकते हैं एसएस लॉ लगाते हुए। इसका मतलब वो किसके बराबर होगा? एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बराबर। मान लो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर हम 0 केल्विन से 25 डिग्री पर लेकर आते हैं, तो जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट विल बी इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। और जो इनिशियल स्टेट 0 केल्विन है वो तो 0 है एंट्रोपी। इसका मतलब जो भी चेंज आएगा वो एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बराबर होगा। दिस इज एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो इसमें हमने थर्ड लॉ की कौन सी स्टेटमेंट यूज की कि एब्सोल्यूट जीरो पर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है? 0। तो लिख लीजिए पहले तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, entropy of perfectly crystalline solid, entropy of perfectly crystalline solid decreases with decrease in temperature. Entropy of perfectly crystalline solid decreases with decrease in temperature, and at absolute zero, that is 0 Kelvin, at absolute zero or 0 Kelvin temperature, entropy of solid will be nearly 0. Exactly 0 तो कह भी नहीं सकते हम, हाँ पर ये तो कह सकते हैं approaching 0. Entropy of perfectly crystalline solid decreases with decrease in temperature. At absolute 0 temperature, its entropy will be nearly 0. At absolute 0 temperature, it is nearly 0, as all molecular motion will cease. As all molecular motions will cease. This is called third law of thermodynamics. This is called third law of thermodynamics. अब एक चीज बताएं, मैंने यहाँ परफेक्टली क्रिस्टलाइन क्यों बोला? क्योंकि अगर ये एमॉर्फस होता, हर बार उसका कोई और ही अरेंजमेंट होता, तो जब हम टेम्परेचर कम करते उसकी स्टेट कोई और ही होती, मतलब उसकी अरेंजमेंट कुछ और ही होती। इसलिए अमॉर्फस की तो कभी 0 नहीं होती। पर क्रिस्टलाइन, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब उसका अरेंजमेंट एक ही टाइप का है, तो अरेंजमेंट भी चेंज नहीं हुआ और सारी मॉलिक्यूलर मोशन भी सीज हो गई। तो उसकी जो इनिशियल स्टेट अगर हम एब्सोल्यूट 0 लेते तो उसकी एंट्रोपी हम 0 ले सकते थे। अब जो भी डेल्टा एस आएगा वो फाइनल एंट्रोपी के बराबर आएगा, और डेल्टा एस हम इजीली निकाल सकते हैं।
ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट समझ में आई। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हम सेकंड लॉ पर आएंगे और एंट्रोपी के डिफरेंट केसेस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये थर्मोडायनेमिक्स का, तो ध्यान से करने की जरूरत है। एक बार रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में एंट्रोपी के आगे ही करेंगे, तो प्लीज इसको रिवाइज करके आना। कोई भी डाउट हो क्लास से पहले पूछ सकते हो।